बात अब तक इसराइल और कतर के बीच संघर्ष, ईरान की एंट्री, अरब सेना और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर चल रही थी। लगातार डर सता रहा था कि क्या इसराइल पर 57 देश बड़ा हमला करने जा रहे हैं, लेकिन यह मसला भारत तक आ गया है। कहां से यह खबर आई, कैसे हुई है, क्या कुछ हुआ है, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन शुरुआत आज हम करेंगे इसराइल से। इसराइल में सैन्य विद्रोह हो गया है क्योंकि एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई नेतन्याहू को लेकर। बड़े खुलासे किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं सैनिकों ने किए हैं जो गजा, लेबनान, यमन, कतर, तमाम अलग अलग देशों से लड़ रहे हैं। उन्होंने ही नेतन्याहू की पोल खोली है। ये पोल खोलना वाकई इसराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए भारी पड़ने जा रहा है। खबर नंबर 2 दिखाने जा रहा हूं कि क्या वाकई इसराइल के अंदर सैन्य विद्रोह का नतीजा यह है कि अब पूरा का पूरा इसराइल भाड़े के लड़ाकों पर टिक गया है। अब भाड़े के लड़ाकों के जरिए इसराइल अपनी रक्षा कर रहा है। खबर नंबर 3 आपको दिखाऊंगा क्योंकि ओआईसी की जो बैठक हुई थी उसमें एक खबर निकल कर आई थी कि इजिप्ट चाहता है कि एक अरब सेना बने, बिल्कुल नेटो की तर्ज पर। क्या इसकी शुरुआत हो गई है? क्योंकि दो देशों ने कुछ इसी तरीके से एक कदम उठा लिया है, लेकिन उसका असर भारत पर देखने को भी मिल रहा है। खबर नंबर 4 हमारी वही है, क्या भारत को सऊदी अरब ने एक बड़ा झटका दे दिया है। ये तस्वीर, ये खबर क्या है वो भी देखिएगा। खबर नंबर 5 हमारी इजराइल की मान्यता को लेकर है। सब जानते हैं सितंबर का महीना, यूएन में प्रस्ताव, 142 देशों का समर्थन, फिलिस्तीन को मान्यता मिलने जा रही है। लेकिन अब दावा है कि इजराइल की मान्यता को भी रद्द कर दिया जाए, यानी देश के तौर पर उसे न माना जाए। खबर नंबर 6 जो है हमारी, वो नेतन्याहू और एर्दोगन से जुड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। ये भिड़ंत कहां हुई, कैसे हुई और किस मुद्दे पर हुई, और क्या एक दूसरे पर हमला करने जा रहे हैं, उसको भी दिखाऊंगा। और हमारी 7वीं सबसे अहम खबर वो जुड़ी हुई है इजराइल के एक सीक्रेट प्लान से। जैसे वो सीक्रेट प्लान लीक हुआ, रूस भड़क गया और रूस की एंट्री भी इसमें हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। यह आरकेएम का दावा है। दरअसल पार्लियामेंट कमेटी की एक बैठक चल रही है। हाल ही में यूएन ने क्या किया कि यूएन ने भी कहा कि जो गजा के अंदर हो रहा है उसको लेकर उन्होंने एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र जांच एजेंसी बिठाई थी, स्वतंत्र जांच बिठाई थी, जिसकी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इसकी पूरी जांच की। और उसने बताया कि हाँ, जेनोसाइड किया जा रहा है मासूम बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को। इससे इजराइल की बड़ी थूथू हुई। हाल ही में इजराइल के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष है यायर लैपिड, उन्होंने भी इसका आरोप लगाया था कि विदेश नीति फेल हुई और इजराइल की बड़ी थूथू हो रही है, इसराइलियों की थूथू हो रही है। तो आखिरकार पार्लियामेंट कमेटी को बुलाया गया, जिसमें एक दिन पहले ही इजराइल के जो सैनिक थे वो पैकेट लेकर पहुंचे थे और उन्होंने पार्लियामेंट की कमेटी के टेबल पर वो सारी दवाइयां रख दी थी। उन्होंने कहा कि आप हमारी हालत देख लीजिए, यही वो दवाइयां हैं जो खाकर हम युद्ध लड़ते हैं। हम युद्ध लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर हम युद्ध नहीं लड़ेंगे तो हमको जेल में ठूस दिया जाता है राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, गद्दार कहकर हमें। और अगर हम लड़ते हैं तो हम या तो मारे जाते हैं या फिर हमें सुसाइड जैसे हालात पैदा होते हैं। ऐसे में अब नेतन्याहू की पोल खोली गई है। इसी कमेटी के सामने कई सैनिक आए, कमांडर आए, सबको बुलाया गया। खबर है कि बताया गया कि कोई और नहीं बल्कि नेतन्याहू का आदेश है साफ साफ कि फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर जो फिलिस्तीनी है, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, महिला हो, गर्भवती महिला, कुछ भी हो, सबको मार डालो। ये नेतन्याहू का आदेश है। उन्होंने कहा हम अब युद्ध लड़ना नहीं चाहते, हम पागल हो रहे हैं, हमारे साथी सुसाइड कर रहे हैं। इसे सैन्य विद्रोह के तौर पर देखा जा रहा है। और जिस भी देश में सैन्य विद्रोह होता है सब जानते हैं उस देश के हालात क्या होते हैं। लेकिन क्या यही एक वजह है जिसके चलते अब भाड़े के लड़ाकों पर निर्भर हो गया है इजराइल और नेतन्याहू? क्योंकि ये खबर किसी और की नहीं बल्कि इजराइल के एक अखबार हरेत्ज की है। हरेत्ज ने इस पर दावा किया है, एक इजरायली जो अफसर है उनके हवाले से। इसमें जो दावा है वो हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूं। इसमें बताया कि इजराइल की सेना गजा में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए मिलिशिया, जिन्हें भाड़े के लड़ाके कह सकते हैं, कई देशों में उन्हें आतंकी भी कहा जाता है, तो मिलिशिया को नियुक्त कर दिया गया है। और बदले में उनसे कहा गया है कि आपको सैलरी, मोटी सैलरी भी मिलेगी। और जब गजा पर हम कब्जा कर लेंगे तो गजा का एक पूरा का पूरा हिस्सा वो आपको दे दिया जाएगा रहने के लिए। तो क्या भाड़े के लड़ाके पाल रहे हैं नेतन्याहू? खबर है कि हाल ही के कुछ हफ्तों में, कुछ वीक्स बीते हैं, उसमें ही सेना ने जमीन पर जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है उसमें सेना से ज्यादा इन मिलिशिया यानी कि भाड़े के लड़ाकों को लगाया गया है कि आप हमले करिए। दरअसल इससे फायदा भी ये होता है कि जब इस तरह की वीडियो निकलकर सामने आती हैं जिसमें खाने पीने का सामान अलग अलग देशों से गजा में पहुंच रहा है फिलिस्तीनियों के लिए, उस पर ये मिलिशिया कब्जा कर लेते हैं। हाल ही में खबर भी आई थी जिसमें दावा किया गया कि हमास के लड़ाके उन सामानों पर कब्जा कर रहे हैं और फिलिस्तीनियों तक खाना, पानी, दाना और दवाइयां पहुंचने नहीं दे रहे, जबकि हमास ने मना किया था। और अब निकल कर आया सेना नहीं बल्कि इजराइल की तरफ से पाले गए ये भाड़े के लड़ाके उन पर कब्जा करते हैं। ये खुलकर कोई और नहीं बता रहा बल्कि इजराइल का अखबार खुद आगे आकर बताता है कि ऐसा ही हो रहा है। अब आइए एक महत्वपूर्ण तस्वीर, एक पहले बयान सुनाने जा रहा हूं। उस बयान के मायने क्या है पहले बताऊंगा,
पहले बयान सुन लीजिए। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. तो नरेंद्र मोदी साहब का 17 सितंबर को जन्मदिन। इस जन्मदिन के मौके पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संदेश भेजा, जिसे खुद रीट्वीट किसी और ने नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी साहब ने किया। उन्होंने थैंक यू कहा, धन्यवाद वगैरह कहा नेतन्याहू को, लेकिन इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं वजह क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के साथ हमारे संबंध बहुत स्थिर रहे हैं। हम ना बहुत ज्यादा किसी देश में घुसे और ना किसी देश के साथ हमारा बैर रहा, ये हमारी स्थिति रही। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विशेषज्ञ बनकर कई मुस्लिम राष्ट्रों के बड़े बड़े नेताओं के लिए अंट-शंट बोलते रहे, जिसका कई बार हमने विरोध होते हुए भी देखा। लेकिन अब असली कहानी है कतर पर हुए हमले के बाद ओआईसी की उस बैठक का जिक्र मैं बार बार क्यों कर रहा हूं, तो बता दूं कि उस बैठक के दौरान मिस्र ने यानी इजिप्ट ने एक पूरा का पूरा फॉर्मूला रखा था। उस फॉर्मूले में कहा था कि 20,000 सैनिक हमारे पास हैं, हम नेटो की तर्ज पर अरब सेना खड़ी करते हैं। उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ निष्कर्ष में उसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन शुरुआत मानी जा रही है इस तस्वीर इस वीडियो के साथ। पहले इस तस्वीर को देखिए, इसमें आप साथ में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के और आप प्रिंस क्राउन सऊदी अरब के दोनों को देख सकते हैं। कतर ऑब्जर्वर की खबर है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब कर ने एक पैक्ट किया, ये डिफेंस पैक्ट है जो बिल्कुल नेटो देश की तर्ज पर है। जैसे नेटो चलता है ना उसी पर। नेटो में क्या होता है कि जितने भी देश हैं वो सारे के सारे देश, अगर उनमें से किसी भी एक देश पर हमला हो गया तो सारे देश एकजुट होकर हमला करने वाले देश पर हमला करेंगे। हर एक देश की सेना एक रिजर्व सेना होती है, वो हिस्सा लेती है, नेटो में शामिल रहती है। ऐसा ही यहां पर कहा जा रहा है। इन दोनों में पैक्ट इस बात का हुआ है कि अगर कहीं पर भी सऊदी अरब पर कोई देश हमला करता है तो वो हमला सिर्फ सऊदी अरब पर नहीं है, उसे पाकिस्तान अपने ऊपर हमला मानेगा और जितने भी उसके पास हथियार है उसका इस्तेमाल सऊदी अरब के दुश्मन के खिलाफ करेगा। और ऐसा ही सऊदी अरब भी पाकिस्तान के लिए करेगा, यानी ये पैक्ट है। शुरुआत में इसका विश्लेषण बड़ा हल्के तौर पर अरब सेना के तौर पर लिया जा रहा था, लेकिन ये भारत के लिए क्या वाकई चिंता का विषय है, उसे समझने के लिए जरा इसे देखिए। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी साझा किया है, इस पर चिंता व्यक्त की है। चिंता पाकिस्तान को लेकर नहीं बल्कि सऊदी अरब का इसके साथ होना है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई इस पूरी की पूरी पैक्ट को लेकर खुद हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की और सवाल पूछा गया। अभी जवाब नहीं आया सऊदी अरब से, लेकिन फिलहाल सवाल पूछा है। वहीं मधुरेंद्र ने भी लिखा, सऊदी अरब और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पर साइन करना भारत के लिए एक बड़ा कंसर्न है, चिंता का विषय है, क्योंकि वॉर की स्थिति में सऊदी पाकिस्तान को मदद करने के लिए बाध्य होगा। इसके पीछे अमेरिका की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। अब अमेरिका की जो भूमिका है सब जानते हैं, पाकिस्तान किसके इशारे पर काम करता है और सऊदी अरब भी इजराइल के खिलाफ सिर्फ अमेरिका की वजह से ही कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसे अरब सेना से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अरब सेना से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है बताऊंगा, लेकिन अशोक कुमार पांडे भी लिखते हैं, सऊदी अरब का बर्थडे गिफ्ट। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों में से दोनों पर हमला माना जाएगा। मैंने जो शुरुआत में आपको इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हैप्पी बर्थडे वाला विशिंग वीडियो दिखाया था, वो इसलिए कि हम सिर्फ इस बात पर खुश नजर आते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इजराइल के प्रधानमंत्री ने बर्थडे विश किया, लेकिन उसके आगे की कहानी क्या हम इस स्तर पर खड़े हैं कि सऊदी अरब, ईरान, कतर ये सारे देश एक साथ खड़े होकर पाकिस्तान और हमारे बीच चल रहे तनाव में हमारा साथ खड़े हों? लेकिन सऊदी अरब ने जो पैक्ट किया है उससे आने वाले परिणाम क्या होंगे आप खुद सोचिए। उसमें यह होगा कि ओआईसी का एक मजबूत देश जिसे सऊदी अरब कहा जाता, पाकिस्तान नहीं सऊदी अरब, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये चिंता का विषय है। ओआईसी के 57 देश एक साथ अगर खड़े होंगे तो ये भारत के लिए टेंशन और कंसर्न की बात है, इस पर सोचना चाहिए। खैर आगे देखिए, इसको लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। जो वीडियो भी निकलकर सामने आए पर रशियन न्यूज़ का वीडियो देखिए आप, ये उसी वक्त पैक्ट के वक्त का है जब तमाम लोग वहां पर थे, सऊदी अरब और पाकिस्तान के लोग आपस में बैठक कर रहे हैं और इसमें म्यूचुअल ट्रीटी हुई है कि सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान अपने ऊपर मानेगा और हथियार का इस्तेमाल करेगा, और पाकिस्तान पर कोई भी देश हमला करता है तो सऊदी अरब इसे अपने ऊपर हमला मानेगा, अपनी देश पर हमला मानते हुए जितनी मदद हो सकेगी उतनी मदद करेगा, चाहे देश कोई भी हो। यह स्पष्ट किया गया है। तो यह हालत क्या आगे जाकर भारत के लिए चिंता का विषय है, यह सोचने वाली बात है, क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने क्या कह दिया। हमारी तटस्थ वाली जो नीति थी वो नीति किस तरीके से पिछले 10 साल में डिस्ट्रॉय हुई,
कैसे हम अमेरिका के बहुत करीब गए, कैसे जो एक पूरा कॉकस यहां पर बना हुआ है रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे, वो किस स्थिति में आए, क्या उस स्थिति में है हम रूस के साथ जैसे पहले थे, रूस और चीन पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा क्लोज आए, ये तमाम चीजें हैं। और अब इन सब के बीच 57 देशों की मौजूदगी जो पहले से इजराइल से नाराज चल रहा है। अब आइए अगली खबर है, खबर अब ईरान से जुड़ी हुई है। डेली ईरान न्यूज ने एक खबर बताई है। डेली ईरान न्यूज ने बताया है कि ईरान ने जब दोहा में यानी कतर की राजधानी दोहा में ओआईसी की बैठक हो रही थी, तब ये कतर को बैठक के दौरान ईरान ने एक बहुत जबरदस्त बात रखी जिससे हर कोई हैरान रह गया। उस समय चर्चा हुई थी कि 2 नेशन थ्योरी जो है जिसके तहत फिलिस्तीन को मान्यता मिल रही है, क्या आप इस पर एग्री करते हैं? ईरान ने कहा नहीं। सब हैरान थे, क्यों, फिलिस्तीन के साथ आप नहीं है? उन्होंने कहा फिलिस्तीन के साथ तो हूं लेकिन इजराइल के साथ नहीं। हमारी नई पीढ़ी को यह पता होना चाहिए कि इजराइल किसकी जमीन पर बसा था। 22-23 महीने में इजराइल ने गजा और गजावासियों के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ जो किया, उसके बाद इजराइल का वजूद क्यों? एक तो उनकी जमीन पर बसा, ऊपर से उसने सारी हदें पार की, जेनोसाइड का लेबल पहले से यूएन ने लगा दिया, तो इसके बावजूद हम इजराइल को मान्यता क्यों दे रहे हैं? तो खबर यह निकल कर आ रही है, चर्चाएं चल रही हैं, क्या इजराइल से उसकी मान्यता, देश की मान्य होने की मान्यता छीन ली जाएगी? इसकी चर्चाएं ईरान की वजह से शुरू हो गई हैं। यही नहीं, एक बड़ा ऐलान भी किया गया। मेगा पॉलिटिक्स की खबर है ईरान से। ईरान ने कहा वो जल्द ही दुनिया के नक्शे से इजराइल को हटा देगा, यानी गायब करवा देगा, ये हालत हो जाएगी। यानी ईरान अब इस पर पूरी तरह से मुस्तैदी से लगा है कि इजराइल की मान्यता छीनी जाए। और जिस हालत में अब तक इतने लंबे अरसे से गजावासी फिलिस्तीनी अपनी ही जमीन पर थे, अब उस तरह के हालात इजराइल के हों, इजरायली के हों, ऐसी स्थिति बन जाए। एक बयान जरा सुना रहा हूं, पहले सुनिए जरा बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। Well, we're here. This is our city, Mr. Erdogan. It's not your city. It's our city. It will always be our city. It will not be divided again. अच्छा, डिवाइड वाली बात कहां से आई? आपको मालूम ही है कि 142 देशों ने फिलहाल दे दिया है समर्थन फिलिस्तीन को। अब इन सब को लेकर चूंकि यरूशलेम की बात हो रही है, जो दोनों ही देश यानी कि इजरायली भी मानते हैं, यहूदी भी कहते हैं, और चूंकि अल-अक्सा मस्जिद की वजह से ये माना जाता है कि मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान वो है, तो ऐसे में अब एर्दोगन क्यों गजा के लिए नहीं कहा, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये दावा कर रहे हैं, एर्दोगन को चुनौती दे रहे हैं, ये तुम्हारा शहर नहीं है यरूशलेम, ये यरूशलेम हमारा शहर है और ये आगे भी हमारा रहेगा। इस पर पलटवार किया गया किसकी तरफ से? एर्दोगन की तरफ से। एर्दोगन ने जो कहा है वो भी जरा आप सुनिए, क्या कह रहे हैं एर्दोगन। Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. दरअसल एर्दोगन ने कहा कि हम मुस्लिम हैं, पूर्वी यरूशलेम पर अपने अधिकारों से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। यह साफ साफ चेतावनी और चुनौती दे दी गई है। यानी अगर गजा फिलिस्तीन को मान्यता मिलती है, उसके बाद अब जमीन की लड़ाई आधिकारिक तौर पर होगी, क्योंकि अब तक गजा की तरफ से जो भी लड़ाइयां लड़ी गई, हमास की तरफ से या पीएलओ की तरफ से भी लड़ी गई थी, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे खत्म करने के लिए, जैसे खड़ा भी कहा जाता है इजराइल नहीं किया था और खत्म करने में भी इसका हाथ रहा, तो पीएलओ को लेकर जो कहा गया, जो पीएलओ के लिए मान्यता बनाई गई, उनको भी एक तरीके से लड़ाका संगठन नहीं, आतंकी कहा जाता था हमास को भी। लेकिन जब एक देश के तौर पर मान्यता मिल जाएगी तो उसके बाद ये सीधे सीधे लड़ाई आधिकारिक तौर पर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होंगी। इसमें तुर्की ने आगे आकर यरूशलेम पर दावा ठोक दिया है कि मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है यरूशलेम। अब आइए खबर इराक से जुड़ी हुई। इराक पर इजराइल जल्द ही एक बड़ा हमला कर सकता है, यह एक सीक्रेट प्लान खुलकर सामने आ गया। सीरिया के बाद इराक, अब सोचिए कौन कौन से, जैसे ही ईरान से युद्ध खत्म हुआ वैसे ही सबसे पहले क्या किया गया, सीरिया पर हमला, सीरिया के फौरन बाद लेबनान पर दोबारा हमला, फिर इसी बीच यमन पर हमला जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत उनके कई कैबिनेट मिनिस्टर मारे गए। इसके साथ साथ आपको हमने दिखाया था कि कैसे हमला कर दिया गया कतर पर। अभी इजिप्ट को धमकी दी जा रही थी, तुर्की से भिड़ रहा है और अब कहा जा रहा है इराक पर चुपके से हमला करना चाह रहा था। इस सब के बीच रूस को यह जानकारी मिली और रूस ने एक बड़ी डील कर ली है। दरअसल मिलिट्री कॉर्पोरेशन यानी मिलिट्री सैन्य सहयोग देने के लिए इराक को आगे आगे रूस इराक तक बड़े अपने अत्याधुनिक हथियारों को पहुंचा रहा है, जिनके आगे इजराइल टिकता नजर नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूं कि इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हो सकता है, लेकिन अगर मैं ईरान जैसे देश की बात करूं तो ईरान हथियारों में इतना अव्वल है कि इजराइल ज्यादा दिन उसके सामने टिक नहीं सकता। यही स्थिति अब रूस की है। रूस पर भी ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं, अगर वो इराक तक पहुंचते हैं तो इजराइल की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमला कर पाए, और हमला किया तो भारी कीमत चुकानी होगी। अब आइए, इराक इज प्रिपेयरिंग
जैसे रूस के साथ उसकी डील हुई, वैसे ही उसने युद्ध की तैयारी कर ली है कि अगर इजराइल हमला करता है तो उसे कैसे बचा जाए, और न केवल बचा जाए बल्कि कैसे हमला किया जाए उस पर दोबारा। और जाते जाते खबर आयरिश की तरफ से, आयरिश ने भी कह दिया है इजराइल और इजराइल का समर्थन करने वाले देश, यानी वो देश जो लगातार उसे हथियारों की सप्लाई करते हैं, दोनों सारे के सारे उन देशों को और इजराइल को खास तौर पर यूएन यानी यूनाइटेड नेशन से हटा देना चाहिए। नमस्कार।